दीजिए, दो तीन ग्रेविटेशन में एक आध चीज पढ़ा देता हूँ। ग्रेविटेशन में एक आध इंफॉर्मेशन लिख लीजिए। देखिए, रीजन ऑफ वेटलेसनेस ऑन एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। रीजन ऑफ वेटलेसनेस ऑन एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। भाई, अगर वेटलेसनेस से आनंद लेना है आपको, तो आपको आर्टिफिशियल सैटेलाइट तक जाने का खर्चा क्यों करना। छत पे से छलांग लगा दो। जितनी देर आप हवा में हो, उतनी देर आपको वेटलेसनेस फील होगी। लिख दीजिए आगे कि वेट इज इक्वल टू, या एपरेंट वेट इज इक्वल टू एन। एपरेंट वेट तो आप जानते हैं नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होता है। इफ एन इज जीरो, द बॉडी फील्स वेटलेस। हमने वेटलेसनेस एट इक्वेटर की बात भी तो की थी ना सर, ये वाला डेरिवेशन हमने किया था यहाँ पर। ठीक है। और एक ओमेगा स्क्वायर आर, और फिर एन प्लस एन ओमेगा स्क्वायर आर को एम जी से इक्वेट किया था। और जब वेटलेसनेस की एन को जीरो डाल दिया था, ये ओमेगा हमने निकाला था। यही था ना आपका डाउट, क्लियर हो गया। वेटलेसनेस का नाम आए तो नॉर्मल रिएक्शन को जीरो, या एपरेंट वेट कुछ आए W/3 वगैरह, तो वो एन की वैल्यू है। तो लिफ्ट में हम वेटलेसनेस क्यों फील करते हैं? क्योंकि जिस एक्सेलरेशन से लिफ्ट नीचे जा रही होती है, मान लीजिए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिस एक्सेलरेशन से लिफ्ट नीचे जा रही होती है, उसी एक्सेलरेशन से मैं भी नीचे जा रहा होता हूँ। मैं लिफ्ट के अंदर खड़ा हूँ, और लिफ्ट भी फ्रीली कर रही है, मैं भी फ्रीली कर रहा हूँ। तो मैं लिफ्ट पे एक्शन ही नहीं लगा पा रहा, इसलिए मेरे को रिएक्शन ही नहीं मिलता। रिएक्शन तब आपको नहीं मिलता जब जीरो रिलेटिव एक्सेलरेशन होता है। ऐसा लिख दीजिए, बड़ा बड़ा लिख दीजिए, 5 स्टार देके। द आंसर इज जीरो रिलेटिव एक्सेलरेशन। आर्टिफिशियल सैटेलाइट में वेटलेसनेस का कारण इसका रीजन है जीरो रिलेटिव एक्सेलरेशन। और कारण वही लिखी है कि in the satellite acceleration in the satellite is same as the acceleration in the satellite is same as the acceleration in the person in the person in the satellite। सैटेलाइट को आप एक लिफ्ट मान लीजिए, बस ब्रैकेट में लिख दीजिए, बोथ आर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। बोथ आर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, और ये भी लिख दीजिए एज इन अ लिफ्ट। बोथ आर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज एज इन अ लिफ्ट। तो ये वेटलेसनेस का कारण है। रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो। फिर अगला क्वेश्चन लिखिए, और वो ये है कि डज द पुल ऑफ सन अफेक्ट अ पर्सन्स वेट। स्टैंडिंग ऑन अर्थ, आदमी अर्थ पे खड़ा है, और सन का भी तो अट्रैक्शन होगा ना। उसमें मेरा ये कहना है कि भाई जरा ध्यान से सुनना, फिर से वही बात है कि सन अगर अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, तो मुझको भी तो अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। फिर से सन के कारण मुझ पे कभी कोई मेरे वेट में असर नहीं कर सकता, क्योंकि सन की तरफ तो मेरा जीरो रिलेटिव एक्सेलरेशन। बस क्या होता है, अर्थ पे मेरे को अपना वेट फील होता है खाली अर्थ के पुल के कारण। अर्थ का Gm/r² कुछ है ना। अर्थ के अट्रैक्शन के कारण किसी भी सेलेस्टियल बॉडी पे जब आप खड़े हो, आप मून पे अगर खड़े, तो आपको ना अर्थ का असर होगा, ना सन का असर होगा, ना शनि महाराज का असर होगा, सैटर्न का असर नहीं।
सैटर्न आपकी जिंदगी में उथल पुथल कर सकता है और आपका वजन नहीं बढ़ाएगा। आप पी सकते हो आराम से जितना खाना पीना है। आपको किसी भी सेलेस्टियल बॉडी पे जो वेट फील होता है वो खाली उस सेलेस्टियल बॉडी के ग्रेविटेशन के कारण होता है। बाकी ब्रह्मांड में जितनी भी बॉडीज हैं उनकी तरफ तो आप में जीरो रिलेटिव एक्सेलरेशन होता है। ऐसे ही आंसर लिख दीजिए, आंसर है नो, सन का में कोई असर नहीं होता। और ये जवाब लिख देते हैं कि weight on a celestial body is experienced, weight on a celestial body is experienced due to the local gravitation of local gravitation of this celestial body only, local gravitation of this celestial body only, जिस बॉडी पे आप खड़े हैं अभी उसका असर होता है। बॉडीज लाइक सन सैटर्न एक्सेट्रा, बाकी सभी बॉडीज के लिए कहीं मक्खी बैठी हुई दिख जाए तो मुझे बताना, मैं बैठी ही मार पाता हूँ। भाई तेरे तो केमिस्ट्री में क्या नंबर है? हैं? तो पेपर आउट तो नहीं था? इतनी मजाक कर रहा हूँ, मजाक कंप्लीट। गजब है यार, कॉन्ग्रेचुलेशन। एक सब्जेक्ट के दम पे भी आप सिलेक्ट हो सकते हो। 140 को 170 करने हैं। तो थोड़ा थोड़ा सहारा लग जाए ना कहीं। एक सब्जेक्ट में बड़ा भयंकर मारना होता है बस आपको, है? तो देखिए क्या है। मैं तो टॉप तो नहीं ही करेगा। मेरा वहां भी ऐसे डायलॉग था, टॉप तो कुछ आगरी करेगा, टॉप तो नहीं करेगा। देख लो फिर, कितनी आग लगा लो। और इसे तो बाहर बैठा के पढ़ाने की जरूरत भी नहीं है। कहानी अलग है, बाद में बताएगी। अच्छा, सुनो जरा ध्यान से सुनो, आगे चलते हैं। भाई जो बाकी दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं इनके कारण तो रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो होता है। वेटलेसनेस, बस ठीक है, मैं बात करता हूँ। हो गया मेरी वेटलेसनेस के बारे में कुछ और बता दिया मैंने, कहीं कुछ और बचा होगा तो किसी टेस्ट में आ जाएगा, हम डिस्कस कर लेंगे। वेट यानी एन आपको सोचना है, और जिस पर आप खड़े हो उसी का अगर कोई अट्रैक्शन है तो आप उसके कारण वेट फील कर सकते हो। जब आप आर्टिफिशियल सैटेलाइट पे खड़े हो, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट पे खड़े हो, आर्टिफिशियल सैटेलाइट पे जब आप खड़े हो तो उसका वजन होता है 50 किलो, 100 किलो, 2000 किलो बस। तो उसका खुद का कोई ग्रेविटेशन तो नहीं होगा ना। जब आप आर्टिफिशियल सेट मून पे खड़े हो तो मून पे आपको आपका वेट फील होगा, क्योंकि मून का खुद का कोई लोकल अट्रैक्शन तो है ना। लिख दीजिए, on artificial satellite the weightlessness can be attributed to the following two causes. The weightlessness can be attributed to the following two reasons. नंबर वन, एक तो हम लिख ही चुके हैं जीरो रिलेटिव एक्सेलरेशन, जीरो रिलेटिव एक्सेलरेशन। और नंबर टू, जीरो ग्रेविटेशन ड्यू टू स्मॉल मास, negligible mass of the satellite. जीरो ग्रेविटेशन, जीरो ग्रेविटी नहीं बोला, ब्रैकेट में लिख दीजिए, वार्निंग लिख दीजिए, जीरो ग्रेविटी इन दिस क्वेश्चन विल बी रॉन्ग। नॉर्मली क्वेश्चन जब आता है ना तो इसमें ऑप्शन जीरो ग्रेविटी ही देते हैं। जीरो ग्रेविटी तो हमको एक आपत्ति है कि ग्रेविटी तो कहीं भी जीरो होती ही नहीं। मून जहाँ स्थित है, मून भी अपने ऑर्बिट में ग्रेविटी के ही तो कारण है। ग्रेविटी यानी अर्थ का असर वहां जहाँ सैटेलाइट, तो अर्थ यहाँ 9.8 है, 500 किलोमीटर ऊपर साला 9.3 होगा और क्या। बस जीरो ग्रेविटी थोड़ी ना, ठीक है ना। अब ऐसे ही मैं बात कर रहा हूँ, लीजिए प्रेजेंस ऑफ
atmosphere, presence of atmosphere on a planet, presence of atmosphere on a planet. So वो लिख दीजिए, atmosphere on a planet, atmosphere on a planet is held due to gravitational pull, due to gravitational pull of that planet. प्लैनेट पे जो एटमॉस्फेयर है, जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन अर्थ के आसपास है, अर्थ ने उनको अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, अर्थ इनको अट्रैक्ट कर रहा है। और कायदे से जो एटमॉस्फेयर है वो प्लैनेट का ही एक पार्ट माना जाता है। जब हम कहते हैं ना प्लैनेट घूम रहा है, तो ऐसा नहीं कि उसका एटमॉस्फेयर वही है। तो अट्रैक्शन तो है, अट्रैक्शन के कारण एटमॉस्फेयर भी साथ-साथ घूमता है। ऐसा लिख दीजिए, एटमॉस्फेयर इज आल्सो पार्ट ऑफ द प्लैनेट। एटमॉस्फेयर इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द प्लैनेट एंड रोटेट्स विद द प्लैनेट। अगर ऐसा ना हो तो अभी यहाँ बरसात है और 6 घंटे बाद या 12 घंटे बाद जब हम अमेरिका के ऊपर से गुजरेंगे, तो हम -40 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा। यहाँ सन है। उससे बहुत पहले एक ऐसे ही बहुत ही बिलो एवरेज स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि साहब अगर आप यहाँ हेलीकॉप्टर से ऊपर चले जाओ 500 किलोमीटर ऊपर, तो 24 घंटे बाद 12 घंटे बाद उसको नीचे उतार लो, तो हम तो अमेरिका में पहुंच जाएंगे। बहुत ही बिलो एवरेज स्टूडेंट था। उसके बाप ने मार मार के मेरे पास उसे एडमिशन कराया था कि ये मारते बहुत हैं तो सुधार देते। बाद में उससे बेचारे से खुल के बात हुई, कहता सर मैं कॉमर्स लेना चाहता हूँ, पर क्या करूँ, पिताजी को आपसे प्यार बहुत है। और माँ बाप, हाँ, हाँ, कुछ पार्टिकल दूर चले जाएंगे, एमआई जैसे या तो एम ही कम हो गया। हाँ, बिल्कुल, तो में ऐसा कांस्टेंट। तो एटमॉस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ द प्लैनेट एंड इट रोटेट्स विद द प्लैनेट। ठीक है ना। अब इसमें गाड़ी कौन करता है, एटमॉस्फेयर को भगाने की टेंडेंसी होती है टेम्परेचर के कारण। ऐसा लिख दीजिए, molecules of the atmosphere tend to escape Earth's field due to their CRMS। अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ, पर सीआरएमएस के कारण इनको भगाने की चेष्टा है। अगर सीआरएमएस 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से, हीट के चैप्टर में सीआरएमएस वेलोसिटी पढ़ते हैं, अगर ये 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से ज्यादा हो गई किसी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी, तो वो एस्केप कर जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। लेकिन एटमॉस्फेयर exists only if CRMS is less than escape velocity। हाइड्रोजन जो लाइटेस्ट गैस है, जब हम काइनेटिक थ्योरी के चैप्टर पढ़ेंगे जल्दी ही, तो काइनेटिक थ्योरी में आप हाइड्रोजन की सीआरएमएस किसी को याद है? तो मेरे बच्चे हैं। हाँ, तुम तो कोटा की बच्ची हो ना, और वो रट्टू तो था। तो तुमसे तो एक्सपेक्टेड है, कोटा वाले तो सब कचरा पढ़ाते हैं। हाँ, देखने गई थी कोटरा तो बस, तो घूमने गई थी। 3 साल लगे तेरे को घूमते घूमते। अरे मैं जो भी बोलते रहो, तो समझाओ यार, ये तो मैं तो पगला इंसान हूँ, तो मेरी बात को कहाँ सीरियसली लेती हो? सीरियसली नहीं लिया करो। हाँ, दिस इज अ गुड आंसर। हाँ, भाई सीआरएमएस जो है लिख दीजिए, दी सीआरएमएस ऑन अर्थ इज मैक्सिमम फॉर द लाइटेस्ट गैस हाइड्रोजन। जो लाइटेस्ट गैस है ना हाइड्रोजन, उसका सीआरएमएस सबसे ज्यादा है, विच इज अराउंड 2 किलोमीटर पर सेकेंड। उस चैप्टर में तो कराएंगे हम आपको, हीट के चैप्टर में, ये करीब 2 किलोमीटर पर सेकेंड है इन प्रेजेंट कंडीशंस।
तो फिर ये कहाँ से एस्केप करेगा? हाँ, बस जिस प्लेनेट का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, जहाँ सीआरएम सिर्फ अर्थ पे ही एटमॉस्फेयर है, मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है, क्योंकि मून पे एक तो ग्रेविटेशनल पुल कमजोर है, ऊपर से शायद वहाँ टेम्परेचर ज्यादा होगा, थोड़ा सन के करीब है ना उधर, इधर अर्थ बनाते हैं, इधर मून बनाते हैं, फोटो में सन यहाँ बनाते हैं ऊपर, ऐसा कुछ लिख लीजिए, मून हैज नो एटमॉस्फेयर बिकॉज मून ग्रेविटी इज वीक, ये मॉलिक्यूल को पकड़ के नहीं रख सकता है, बदतमीज है, वहाँ के मॉलिक्यूल भाग जाते हैं। जहाँ भी टेम्परेचर ज्यादा होगा वहाँ सीआरएमएस मॉलिक्यूलों की ज्यादा हो जाएगी, अंडर रूट 3 kT/m फॉर्मूला होता है, बता दूं मुझे, तुम तो भूल ही गए होगे। हाँ, जी एवरेज का कितना? 8 हाँ, सब मिला लोगे तो 30% आंसर सही हो जाएगा। हाँ, अंडर रूट कौन बोलेगा, सर थोड़ी होता है, बहुत चीजें अंडरस्टूड है, मैं बोलूंगा तो बुरी लग जाएगी। आप बात समझ गए हैं, जिनका ग्रेविटेशनल पुल कमजोर है वहां पे सीआरएमएस ज्यादा होगी और वहां मॉलिक्यूल एस्केप कर जाएंगे, फिर बाउंड्री कंडीशन लिख देते हैं, सीआरएमएस इक्वल टू बी एस्केप। ये समझ नहीं आता मुझे, कौन बड़ा होना चाहिए छोटा होना चाहिए, ये बोलने में मेरे की बहुत बहुत एनर्जी लगती है। ये याद नहीं होता मुझे कि आरएमएस ज्यादा होना चाहिए कि एस्केप ज्यादा होना चाहिए, इसमें मेरे को थोड़ा फोकस करना पड़ता है। अगर न्यूमेरिकल है, थियोरी का सवाल है तो सोचेंगे जरा, थोड़ा सा और फोकस करेंगे। थियोरी का सवाल है तो थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल है तो आप तो इक्वेट कर दीजिएगा। थियोरी का सवाल है तो देखना पड़ेगा कि अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए यानी सी एस्केप ज्यादा होनी चाहिए, निकलने वाली वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी अभी अगर 8 है तो कम है तो नहीं निकल पाएगा, 11.2, जिस किसी की 12 हो गई तो वो निकल जाएगा। तो थोड़ा थियरी का सवाल है तो आपको मेहनत फोकस ज्यादा करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल है तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये कौन सा क्वेश्चन था यार? What is the right response? Right one of my class here. क्वेश्चन लिख दीजिए, तो नॉट सवाल की आईपीएमटी का है, बस उसे ब्लैक होल के नाम से डराना था आपको। लिख दीजिए, ब्लैक होल इज एन ऑब्जेक्ट, a black hole is an object whose gravitational field is so strong that even light cannot escape it. Black hole is an object whose gravitational field is so strong that even light cannot escape. I think light cannot escape को अंडरलाइन किया जाए, escape वर्ड आ रहा है, एक की वर्ड होता है, लाइट भी escape नहीं कर पाएगी। Just that to what approximate radius would Earth have to be compressed? To what approximate radius would Earth have to be compressed for it to be a black hole? For it to be a black hole, Earth का मास किसने दिया है? Earth का मास लिखना मत अभी, इसने बोला 5.98, तो 5.98 कौन लिखेगा भाई? सीधे इसको 6 into 10 का पावर 24 kg, 6 into 10 पावर 24 kg, सारे तो छक्के, प्लान सब छक्के ही थे। आई 11.2 थाउजेंड को आपको मास पूछ रहा है ना, अंडर रूट 2 सीएम बाय आपसे इक्वेट कर, कैलकुलेट। तो अच्छा सॉरी, रेडियस भी तो निकाल दो, आज का रेडियस भी तो निकालना है, बस बस सेलेक्ट कर देता हूँ, तो 121 कर देता हूँ, मेरी 122 कर देता हूँ, तो 10 पर 6 कर देता हूँ, और ये हो गया 2, ये हो गया फिर 6.67 into 10 पर -11, 6 into 10 पर 54, ये वाला वहाँ पर ठीक ही वैल्यू
हाँ सही बात है, सॉरी ये मेरे से मैंने अंडरलाइन तो कराया था पर मैं मिस कर गया, सॉरी। मैं तो तुम्हें चेक करना था नहीं। हाँ सही बात है। सी और इक्वल टू बी स्केप। लाइट वहां से एस्केप नहीं कर पा रही है, लाइट की वेलोसिटी भी एस्केप से कम है। एस्केप नहीं कर पा रहा, उसकी वेलोसिटी एस्केप से कम है ना। ब्लैक होल क्या है? अब आप एक नया पेपर पेपर में जब सवाल आएगा तो आप बता जाओगे कि यार ब्लैक होल तो हमारे मास्टर ने पढ़ा है। हमें तो उससे मैथमेटिक्स उठाना। ब्लैक होल की परिभाषा देते वो जबरदस्ती उलझा रहे हैं। काम की बात है, लाइट की एस्केप नहीं कर सकती। मैं तो मैं टॉपिक आपके आधी आधी लेके बताइए, आधी आधी तो चीटिंग करती है सारे। बहुत अच्छे हैं। देखो मैं खिलाता हूँ उसे, अगली पार्टी में ध्यान रखना, मेरे को याद दिलाना चाहिए। अगली जो ट्रीट होगी ना तुम्हें बदले मैं। लाइट एस्केप ना कर पाए, वेलोसिटी भी एस्केप से कम हो। यहाँ पे हमें इस समय लड़ाई नहीं लड़ने की, कम हो कि ज्यादा, हम तो इक्वेट कर देते। मतलब प्योर मैथमेटिक्स है। इसने ऑप्शन भी बड़े बढ़िया दिए। 10⁻⁹मीटर दिया है, 10⁻⁶मीटर दिया है, 10⁻²मीटर है। काफी दूर दूर है ऑप्शन। तो लेस देन और ग्रेटर देन वाली लड़ाई में तो नहीं पड़ोगे ना, कम से कम इक्वेट करो बस। ज्यादातर इन्हें इक्वेट करते हैं। मैक्सिमम है कि मिनिमम है, ये सब हम नहीं सोचते। तो कहता है गाड़ी स्किड नहीं होने देनी, तो बोलते हैं बस रूट में वहां से। अब तुमने मैक्सिमम मांगा है तो मैक्सिमम ही निकल रही होगी, मिनिमम मांगा है तो मिनिमम ही निकल रही होगी। हम लफड़े में नहीं पड़ते, है ना। तो ये ब्लैक होल वाला, ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट इस तरह से। और ये ब्लैक भी दिखता है इसीलिए क्योंकि लाइट भी तब दिखता है जब वहां से ब्लू कलर लौट के आए और चक्कर के हमारी आंखों के अंदर घुस जाए। यहाँ से कोई लाइट आएगी तो हमें दिख ही नहीं रहा, इसलिए हमें एक जनरल वर्क फॉर एनर्जी पे अच्छा न्यूमेरिकल है। पहले आपसे पूछ लेता हूँ, ऐसे ही आप बायो के स्टूडेंट हो और जो मेरे से पढ़ते हैं वो तो जानते हैं, हालांकि ऑप्शन काफी करीब करीब है कि हार्ट का, हमारे दिल का पावर कितना होता है। क्या घोड़ा लगा दिया क्या अंदर था? ये फिर भी थोड़ा चल जाए। 746 वॉट कह रही थी, घोड़ा फिट कर दो। 1 वॉट 1.5 वॉट 2 वॉट ऐसे ही दिल का पावर। इतनी तो तभी जिंदगी भर चलता रहता है। लो वॉट लो पावर मशीन जिंदगी भर चलती रहे, कभी थकती नहीं। ये प्री आईपी एआईपीएमटी 2015 का सवाल है, अच्छा सवाल है, करने लायक है। करिए। द हार्ट ऑफ अ मैन, तो मैन का हार्ट है इसलिए थोड़ा अच्छा पावर है। फीमेल का हार्ट होता तो साला 0.001 टाइप आ जाता। तब तो डरपोक होती। हाँ ये तो एक पॉइंट मैंने भी हमेशा लोगों के सामने रेस किया है। जहां भी मैं किसी महफिल में बैठता हूँ तो मैं पॉइंट रेस करता हूँ कि खाली ये बताओ हार्ट अटैक क्यों नहीं। कोलेस्ट्रॉल वगैरह कन्वर्ट नहीं हो पाता हमारे अंदर। अरे सब जहर पी जाओ तुम लोग। हाँ ये एक पॉइंट है ऑब्जर्वेशन का, पर आजकल होने लगे हैं। इतना रिलैक्स मत रहो। आजकल होने लगे, आजकल खबरें आने लगी। जल्दी लिखो, फालतू बात नहीं। हार्ट ऑफ अ मैन pumps 5 liter of blood to the arteries per minute, to the arteries per minute at a pressure of at a pressure of 150 mm of mercury. The heart of a man pumps 5 liter of blood to the arteries पर मिनट को तो जरूर अंडरलाइन कर सकते हैं, लीटर को भी चाहे तो अंडरलाइन कर सकते हैं। एट अ प्रेशर ऑफ 150 mm ऑफ मर्क्यूरी। और मर्क्यूरी की डेंसिटी तो हम लोग जानते हैं, चलिए लिख दीजिए। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज 13.6 TgS यूनिट्स, ग्राम पर सीसी। मर्क्यूरी की डेंसिटी है 13.6 ग्राम पर सीसी। द पावर ऑफ द हार्ट इज
ये हमेशा से ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा हुआ है। एक्चुअली मैं इसे डायरेक्टली यूँ करा देता हूँ, सीधे सीधे ये एक स्टेटमेंट लिख दीजिए कि पावर एनर्जी फ्लूइड मैकेनिक्स हम जल्दी पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स, तो मान लीजिए आज ही से स्टार्ट हो गई है। अब ट्रस्ट पिछली क्लास में पढ़ा ही दिया था, वैसे भी एचओजी भी पिछली क्लास में पढ़ा ही दिया था। मैं इसे प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला है पी। देखिए प्रेशर एनर्जी इज प्रेशर इनटू वॉल्यूम। बर्नौली सर में पढ़ते ना, प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम कंजर्व्ड है, तो प्रेशर एनर्जी होती है प्रेशर इनटू वॉल्यूम। बस अब यहाँ पे जो पावर आता है वो पता है ईजी बाई टी। प्रेशर एचओजी से ले लेता हूँ, ये वॉल्यूम अपॉन टाइम, हाइट है 150 mm और जो डेंसिटी है वो है जेएच, ये रोक भी की करीब 10, वॉल्यूम 5 लीटर, टाइम में 60 सेकेंड में लाऊंगा, तो ये समय का कैलकुलेशन हो जाएंगे। अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, कभी भी रिपीट हो सकता है। और ऑप्शन इसमें बड़े क्लोज दिए, 1.7 भी दिया, 1.5 भी दिया। 2015 का सवाल। अगर ये मुझे क्लिक नहीं करता तो मैं नॉर्मल पावर को वर्क अपॉन टाइम से करता, बेसिक फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम। यहाँ बाई चांस मुझे प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला याद करा ही देता हूँ तो बेटर। प्रेशर इंटू वॉल्यूम, तो मेन के हार्ट का पावर आएगा, सॉल्व करिए ध्यान से। वन तो ठीक है, वन के बाद सेकंड डिजिट आपको डेसिमल, डेसिमल के बाद पहली डिजिट है वो ध्यान से निकालिए। कोई तो निकाल, किसी की मैथ अच्छी है, देखते हैं किसकी मैथ अच्छी है। कहने तो बहुत लोग लगे हैं कि हमारी मैथ अच्छी है। प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन टाइम, प्रेशर है 150 mm ऑफ मर्क्यूरी, 80 120 होता है ना, तो 150 हो गया। एच रो जी, ये प्रेशर हो गया। वॉल्यूम तो दी है कि 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड हार्ट पंप कर रहा है। अब बोलना सोनाली, अब निकाल आवाज, बहुत तो चेक करती है ना, तो 70 तो नहीं आ रही है, सिंगल चेक करो जरा। और थोड़ा कैलकुलेशन में सडन हमें 1.7, तो और बाकी सारे पावर जरूर हमने गलत किए होंगे। इन्होंने दिया 1.5 वॉट, 1.7 वॉट ऐसा, तुम्हारा 1.7 इंटू मान लीजिए 1000 आ रहा है, इसका मतलब तुमने 10 के पावर में भगा है। बस 7 अगर आ रहा है तो बस काफी। 1.7 10 के पावर्स तुम्हें शुरू से लेने ही नहीं चाहिए। जब ऑप्शन देख रहे हो सारे ऐसे ही हैं, 1.7 1.5 2.5 ऐसा, तो तुम कोई 10 का पावर शुरू से लो ही मत। तुम बस ये देखो कि 1 के बाद 5 आ रहा है कि 7 आ रहा है, वो 1.7 आ रहा है। एग्जाम हॉल में ऐसे 2-3 सवाल भी कर लिए ना सोनाली अपन ने, जिसमें हमने 10 के पावर्स की परवाह ही नहीं की, क्योंकि ऑप्शन में 10 के पावर सब में सेम, 1.7 1.5 इन सब में 10 के पावर सेम ही है ना। तो फिर मैं 10 के पावर्स की चिंता शुरू से करूं ही क्यों। मैं इनमें ज्यादा केयरफुल रहूंगा। 15 इंटू 13.6 इंटू 5/6 में मैं केयरफुल रहूंगा, बाकी मैं किसी 10 के पावर को देखूंगा ही। हाँ चंद क्लोज है, तो हाँ जी को 9.8 इन्होंने सवाल में दिया था, मैंने बोला नहीं। इन्होंने जी को 10 बोला, इन्होंने सवाल में जी को 10 बोला है, मैंने दिए नहीं है। हाँ ऑप्शन क्लोज है तो 9.8 लिखना चाहिए, और उसके बाद तुमसे इतनी मैच बन जाती है, हो जाता है डिविजन। इसको भी सिखा, तो तृप्ति मैडम से पढ़िए ना, तो सिखाना पड़ेगा।
मेरा काम क्या था? तब मेरा काम क्या था? जब मैडम पढ़ाती थी मैं कैमरा सेट करके देता था, जबकि मैडम इसको पढ़ाती थी, ऑनलाइन कागज से पढ़ती थी ये। बोल दिया था इसने एक बार, कैमरा मैन साइड बैठो। बड़े मजे आ रहे हैं अनुराधा तेरे को? तो भाई यहाँ जो आप बोलो सर, हाँ बोलो सर। यही बात होता है। अब तू बदतमीज, मेरी बात मत मानियो कभी। 10 के पावर की परवाही नहीं करनी, तो पीछे लगे हुए 10 के पावर। तो कर दोबारा खुद ही ढूंढ उसको। हमारे नवे को क्या तंग कर रही है? चलो लो। अरे बाप रे, फिर कौन से सवाल लाया है भाई, सुनो मजा आ जाएगा। लिखो, छोड़ो ये सब, इनके पावर वावर छोड़ो, नया पावर सुनो। क्वेश्चन है भैया, यही मेन 2017 का। लिखो, अ मैन ग्रोज इनटू अ जायंट, मैन ग्रोज इनटू अ जायंट। एक मैन जो है पहाड़ बन गया, जायंट। ठीक है। कहता है सच दैट इज लीनियर डायमेंशन इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 9। इज लीनियर डायमेंशन इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 9। ये जो मेरा कान है ना, ये हाथी का कान जितना होता है। जितने भी जो भी उसके शरीर के अंग है, सब 9 गुना बढ़ गए। लीनियर डायमेंशन इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 9। 9, assuming that is density remains same. The stress in the leg will change by a factor of, stress in leg will change by a factor of, stress and force upon area। बहुत ही प्यारा सवाल है, बन नहीं रहा जब तक, तब तक मैं ऐसे ही कह रहा हूँ बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा। और फिर तो हाँ 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 हाँ। जी भी बढ़ा चाहिए, एम भी बढ़ा होगा। मास प्रोपोर्शनल है, और एरिया स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ना। करना बेटर देखो, एमसी बाई, मतलब पूछ रहा है वो एमसी बाई पूछ रहा है। मास को अब आप चाहो तो जैसे सिलेंड्रिकल मान लो, आप देखो मास पे वेक्टर जी, मास तो होता ही मैटर। ये जब कैंसिल कर दो, डेंसिटी तो सेम ही है, लेंथ का टर्म आएगा बस। तो 9 गुना बढ़ जाए, चेंज बाय फैक्टर ऑफ। एक ऑप्शन 1/9 है, एक 81 है, एक 1/81 है, और एक 9। फैक्टर मतलब मल्टीपल, चेंज बाय फैक्टर, फैक्टर मतलब मल्टीपल। अभी पहले इसके एक तो सवाल और है। तो देखिए ये नया सवाल है, जॉइंट वाइंट के सवाल दे दिए। हम तो बेचारे छोटे से आत्मा है हमारी तो। ये मतलब पेपर में आपको, इस लड़की पे मैं एक दिन बहुत गुस्सा किया था राशि पे, पर अगले दिन मुझे इसकी फीलिंग समझ में आई, तो मैंने सॉरी बोल दिया। इसने मैंने इसको मैंने कहा इसको मेरी क्लासेस की कदर ही नहीं। मैंने लिखा था तृप्ति अग्रवाल मैसेज मस्ती की पाठशाला, और पहले भी बोल चुकी थी आपके यहाँ इस साल 10 से ज्यादा बच्चे तो हो ही नहीं सकते, नहीं तो सबकी फीस मैं दूंगी। सब बोला था, ऐसा तो बोला था ना कि 10 से ज्यादा नहीं हो सकते, पूछ ले इसकी बहन से। तब तो मैं तेरे को बुलाया। तो इससे मैं चिढ़ा हुआ तो वैसे ही था,
और इसने ना पेपर में मैंने जहाँ लिखा कुछ एक्स्ट्रा बातें लिखी हुई थी आसान है के लिए फिर से काट दिया। और मुझे लगा कि ऐसी मेरी ऐसी इज्जत, पहला रिएक्शन मेरे को ये आया, मेरी ये औकात नहीं, मेरी हैसियत। मैं बहुत डांटा। अगले दिन मुझे समझ में आया कि भाई इसको सिर्फ काम-काम की चीज़ों से मतलब था, बाकी सारी लाइनें ऐसे काट दी। तो फिर मेरे को मेरी गलती रियलाइज़ हुई। तो जो देखना होता है इंसान को वही। तो भाई ये जो ये जाइंट फाइट वाली बातें और मैं फिर सब ब्लैक होल ऐसी-तैसी करा है। हमें तो अपनी मैथमेटिकल जानकारियाँ ढूँढनी है जिसे हम इक्वेशन बनाने में यूज़ कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल सही अप्रोच है, बाकी सब ऐसे ही काटना है। मैं चाहती हूँ कि मुझे आज एक्नॉलेज करना पड़ा क्योंकि जाइंट वाइंट वाले सवाल आ गए। इसने बोला लीनियर डायमेंशंस ना गुना बढ़ गए। प्लस पूछ रहा है सवाल तो सिंपल है और नया प्रेजेंटेशन नया है, लड़ाई इसी बात की तो सारी है। ट्वेल्थ क्लास में कल ऑप्टिक्स का टेस्ट है, इतने लंबे सवाल बनाए हैं इन्होंने, अगला जाएंगे तो काम की चीज जरा सी है उसमें। बहुत लंबे सवाल, बहुत लंबा प्रेजेंटेशन किया है, बहुत इजी पेपर है। और इसी तो नहीं है, ठीक ही कर दिया हमने कल बैठ के उसे। और पर लेंथी सवाल बहुत है, प्रेजेंटेशन बहुत ही गंदे। और नीट 25 के बाद हमें लाइसेंस मिल गया, हम जो चाहे कर सकते हैं आपके साथ। 18 क्वेश्चन तो से दिख रहा, पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा। तो 18 मिस करो। ये भी बेकार है, ये भी पहले एनसीईआरटी में दिया था। ये भी पहले एनसीईआरटी में सब दिया था कि यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शेयर मॉडुलस में से सबसे ज्यादा क्या होता है। शायद अभी एनसीईआरटी में आजकल दिया हुआ नहीं है। तो इनका इनका इन्होंने ऑर्डर दिया हुआ है कि कौन सा मॉडल ज्यादा होता है, कौन सा कम होता है, ये सब छोड़ दें। ये चैप्टर भी एनसीईआरटी ने काफी कम कर दिया है, छोड़ देते हैं। अब हम वो वापस पा सकते हैं। एक क्यों आया, मैं तो नहीं कराता, पता नहीं कराऊं या नहीं कराऊं, समझ नहीं आ रहा। इसकी गाड़ी में फिलहाल तो नहीं है। एक इसका उसने कहा है कि लीनियर मास डेंसिटी ना लैम्बडा को खुद ही केएक्स, कहता है इसके सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस बता। इंटीग्रेट करना पड़ेगा भी, है तो ये आसान ही, समझ में आ रहा कराऊं कि नहीं कराऊं। कर लेते हैं, चलिए अपने मैंने बोल दिया तो कर लेते हैं। क्वेश्चन लिख दीजिए कि लीनियर मास डेंसिटी ऑफ अ रॉड, लीनियर मास डेंसिटी ऑफ अ रॉड लैम्बडा वेरी इज इक्वल टू kx. Total length of the rod is L. Total length of the rod is L. Find the distance of form. Find the distance of form from x equal to 0. Find the distance of form from x equal to 0. अब ये है तो पी वाई क्यू, मुझे नहीं समझ में आता कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, ठीक है कर लेते हैं। इंटीग्रेशन हम थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं बढ़ाएंगे। अब की बार इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत तो बढ़ाएंगे। तो अब की बार क्या है, फॉर्म के बारे में फॉर्म था और अगर बेसिक क्वांटिटी हो कंटिन्यूस फंक्शन और मास होता है, इसका कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होता है। उसमें एक्स के का मतलब होता है सिस्टम इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के अपॉन फंक्शन ऑफ बी एस, लिमिट्स प्रॉपर डाल। ये समझना है कि सबको ऐड करना है, इंटीग्रेट करना है। यहाँ से इतनी दूरी पे जो पार्टिकल है उसका मास निकाल और ऐसे सारे पार्टिकलों के और एक्स को ऐड कर दो। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। नीचे डिनोमिनेटर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मास का समेशन यानी मास का इंटीग्रेशन एक ही बात है। और न्यूमरेटर में वो
डीएम के हम इंटीग्रेशन की अगर बात कर रहे हैं तो पहले आपको एलिमेंट्री सेक्शन तो डिवाइड करना ही पड़ता है। एलिमेंट्री सेक्शन के बाद को डीएम कहते हैं। तो ऐसे ही हुआ। तो मास here, like distance x, तो ये ये वही है x equal to 0। सुन वाले दिवाली वेकेशन का डाल देना ग्रुप में। तो 18 से हाँ 19 से 25 डाल, इसमें का टेस्ट फंसा दो। हाँ तो टेस्ट ऑन कुछ तो दिखाना पड़ेगा, पेरेंट्स नाराज होते हैं यार कि लंबी छुट्टी क्यों दे दी, इसी को खुद ही को पसंद नहीं आया। देखा, ये सागर वाले कुत्ते थे, हमारे कुत्ते भाई होगा। देखिए रिसेंट लड़का है, माता पिता कह रहा है, देखो लोग, मान लो सागर करने का कोई लौंडा होता था, तो बोलता हमारे तो माइयो बाप चाह कहे थे। हाँ? नहीं पापा में तो साला अंग्रेजी आती है, ये है संस्कार, माता पिता। ओरिजिनलिटी डिवाइड, क्या ये सब डीएम है, डीएम है, डीएम है मास ऑफ अ स्मॉल, चलो पॉइंट मास दे सकते हैं, स्मॉल स्मॉल पॉइंट मास ऑफ डीएम एक्स, ये आ जाएगा यहाँ से आप एक स्मॉल छोटा सा फंक्शन दिखाई है और इसकी लेंथ को डीएक्स मान लीजिए, इसके मास को हम डीएक्स, तो डीएक्स मास पर यूनिट इनटू यूनिट इनटू ऑफ यूनिट सेक्शन, डीएक्स में लैम्बडा, थोड़ी बहुत आदत डालने याद आता है मुझे, हम मैं स्टैटिक्स में तो डेरिवेशन कराऊंगा ही आपको सारे। हाँ ये थोड़ी बहुत आदत डाली नहीं, अच्छा रहेगा। आपको ये नहीं पसंद आता तो आप आराम से स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर पहले से आपको ये सब आता है तो आप ठीक लीजिए, और नहीं आता तो फिर ज्यादा चिंता मत करिए। वैसे जितने भी ये डीएस वाले दुकानी वाले हैं उन सबको केवल इंटीग्रेशन ही आता है, तो सारे सवाल केवल ऐसे ही कराए जाते हैं। अरे बाप रे, ठीक ठीक ठीक। एनीवे यार ये सिंपल सवाल है, अगर पाए तो देख लें, ठीक है, नहीं तो ऐसी की तैसी करा, जितना हमें आता है उतना हम अच्छा करेंगे, बाकी ऐसी तैसी। आयुषी के मार्क्स आप सब घर जाके देख, इसको फिजिक्स से मतलब नहीं है, बायोलॉजी से मतलब नहीं है, इसको जो आता है वो बाकी भी सीख जाएगी, ऐसे गंदा सा आपको रहना, जो आता है वो और स्ट्रॉन्ग करेगी, फिसल भी चलेगा। ये क्वेश्चन है, इतने से क्वेश्चन का मार्क्स चाहिए ना, तो मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ तो द लेंथ ऑफ दिस कॉर्ड, तो डायमेंशनली मास डीएम का एक्सप्रेशन ये है। अब मैं वापस इंटीग्रेशन पे जा रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स करना और इंटीग्रेशन ऑफ डीएम का, अगर ये क्योंकि जब इंटीग्रेशन ऑफ डीएम हो रहा है तो लिमिट्स क्या होता है, मैं तुम ही बताओ क्या सर बोलो। इस समय यहाँ डीएम लिखा है, तो मैं किसकी डाल या मास नहीं, यहाँ अभी डीएम लिखा है तो मैं मास की लिमिट, जब मैं तो ये डीएम का टर्म होता है,
ऐसा नहीं कि मैं ब्लाइंड फेवर करता हूँ, मैंने उसको भी बता लिया। ये अपॉन यहाँ पे आप सारे कुछ कॉन्सेप्ट बात यहाँ इसकी लिमिट डीएक्स, ये वाली डीएक्स डीएक्स अगर है इसकी लिमिट्स आएंगी क्योंकि जीरो पे अगर आप इंटीग्रेशन की थीटा करते हो तो थीटा की लिमिट्स आएंगी, इंटीग्रेशन डी साइन थीटा कर रहे हैं तो साइन थीटा की लिमिट्स आएंगी, इंटीग्रेशन डी कर रहे हैं तो टी की लिमिट्स आएंगी, इंटीग्रेशन डीवी कर रहे हैं तो वी की लिमिट्स आएंगी। जो मैंने पहले बुकलेट आपको बांटी थी एक चैप्टर की, उसमें बात बड़ी क्लियर लिख के थी, तो ये सब अच्छे से लिखो। अगर डी सेट की लिमिट्स यहाँ लैम्बडा लैम्बडा फॉर्म पड़ गया, फॉर्म का आंसर आने वाला ये हो जाएगा स्क्वायर बाय टू, नहीं लैम्बडा टू के लैम्बडा से दोबारा पूरा बता देता हूँ। यहाँ पे इतना ज्यादा कुछ हो गया कि मैंने चलो पूरी तो गलती की, मतलब मैं नहीं कुछ हो गया, मैं तो जबल के लिए, तो इसलिए मैंने इसकी गलती हो ये मैं ये बात तो सही है। बाद में लैम्बडा को डालूंगा ठीक है, अब एक्स 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 एक के बाद चढ़ जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा बाय 3 स्क्वायर एक्स क्यूब बाय 3 इनटू 2 बाय एक्स स्क्वायर, ये फाइनली आ जाएगा 2 बाय 3 स्क्वायर जीरो स्क्वायर बाय जब और जाए जीरो, एक्स बढ़ रहा है तो उसका मास पर यूनिट बढ़ रहा है ना, ये रॉड नॉन यूनिफॉर्म है और जा रही है, इसका 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 लैम्बडा एक्स एक्स बढ़ रहा है तो उस छोटे से पोर्शन का मास बढ़ रहा है यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म का फॉर्म पे ही आता है। अभी तो ये की तरफ आएगा क्योंकि हेवियर की तरफ आना है इसलिए एल बाई टू से तो ज्यादा ही आएगा, 0.5 एल की जगह 0.66 एल आ रहा है, तो लिख सकते हैं कि द पावर इंक्रीजेस लैम्बडा इज इक्वल टू की पावर n, ऐसा कर देते हैं as n increases the form shifts towards the right hand, जैसे जैसे पावर बढ़ता जाएगा फॉर्म उधर सरकता जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो भारी वाले पार्टिकल्स के करीब होता है। ये सब भी मैं फालतू ही पढ़ा रहा हूँ, पर मैंने कहा ये तो तुमसे हो नहीं पाएगा शायद, पर ये तुम्हें याद रह जाए, इसलिए शायद अच्छा ही किया मैंने ऐसे पढ़ा दिया। ये तुमसे बन जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं बन जाएगा तो कोशिश भी मत, अगर नहीं बनता तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट मानो, कोशिश भी मत करो, मैंने तो बहुत सोचा कि मैं कराऊं कि ना कर, मैं तो कराने के मन में ज्यादा था नहीं। तुम केवल ये याद रखो कि ऐसे अगर लैम्बडा के एक साथ और एक्स का पावर होता जा रहा है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स फोर एक्स फाइव है, तो सेंटर ऑफ मास से भारी पार्टिकल्स की तरफ सरकेगा ना, बस ऐसा कुछ हल्का सा याद रख लो तो शायद ऑप्शन एलिमिनेशन से हेल्प नहीं करे। लैम्बडा को कुछ के एक्स टाइप का बोले, ऐसा ही सवाल आएगा, अगर आया कुछ भी एकदम नया भी नहीं था ना तो सीधे ही करा ऐसा था। नहीं करना हमें, एग्रेशन से छोड़ना सीखना है सवाल बस, पहले फिजिक्स ना भी सीखो तो चलेगा, एग्रेशन से सवाल छोड़ना सीख, उतना भी सीख लिया तो फिजिक्स में जीरो भी आए तो भी तुम्हारे सिलेक्शन में मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। ये लड़ाई आईक्यू की लड़ाई, थोड़ी मेहनत की लड़ाई है, थोड़ी पर्सनैलिटी की लड़ाई, ओवर थिंकिंग ना करें और थोड़ा सा हल्का सा मॉडरेट एग्रेशन रखें,
कभी कभी बैंक में जाके तोड़ फोड़ मचा दे, पता है सिया के पापा हैं, बचा लें। और बता, हाउ मेनी टाइम्स होता है? प्रॉब्लम है यार, मेरे को इसमें ना आज तक नहीं आता ये। 23 का भी तो एक सवाल देखना है, सवाल सीआरएमएस वाला था। एक सवाल मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, जरा देखो। सीआरएमएस में था, स्पीड डबल कर दी तो 23 में आया था। लिखो जब, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट ए अराउंड द सन, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट ए अराउंड द सन, मतलब टाइम पीरियड इज 8 टाइम्स दैट ऑफ बी। प्लैनेट ए का टाइम पीरियड प्लैनेट बी की तुलना में 8 गुना ज्यादा। डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम सन, distance of A from Sun is how many times greater than that of B? How many times greater? तो डिवाइड करना है, तो टाइम्स को और एक ग्रेटर, हाउ मेनी टाइम्स ग्रेटर। तो भाई टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है, तो आर निकालना है मुझे, तो आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू पी टू द पावर 2 बाय, तो ये टी ए बाय टी बी क्यूबिक रूट का स्क्वायर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने कही। तो आर ए बाय आर भी हो जाएगा 8 के क्यूबिक रूट का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, और इसलिए आर by R is 4, R is 4। ये वाला मिला। अब इसमें मुझे प्रॉब्लम है कि इसमें शायद ये पूछा है कि आर ए माइनस आर बी इज एक्स आर ए, ऐसी क्वेश्चन बन रही है। फोर आर ए माइनस आर बी इज इक्वल टू एक्स आर ए, थ्री आर बी टू एक्स आर ए, ऐसा मतलब वो जो भी है। हाउ मेनी टाइम्स मेरे को प्रॉब्लम है। अगर पूछा कि ए कितने टाइम्स है, ए कितने टाइम्स है, तो 4 टाइम्स। आर ए की वैल्यू पूछता तो 4 टाइम्स। उसने पूछा हाउ मेनी टाइम्स ग्रेटर। अब मैं अभी नहीं डिसाइड कर पा रहा कि मैं 4 आंसर दूं कि 3 आंसर दूं। पहले 23 के क्वेश्चन को और देख। अगर पूछता कि जब ये टाइम्स है, ये दो डिफरेंट सवाल हैं। एक तो ये पूछता है कि आर ए कितने, आर ए टाइम्स, आर ए हाउ मेनी टाइम्स ग्रेटर, शायद एक अलग सवाल। इसे क्लियर करने के लिए मैंने नीट 23 का एक सवाल और देखा, काफी स्टूडेंट गलत करके आए। अगर सिर्फ मेरे ही, तो मेरे स्टूडेंट बैठा मैंने सही किया होगा। 23 का सवाल मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, देख लेते हैं। सीआरएस का सवाल है, फॉर्मूला तो मैं आपको बता ही दूंगा, और बाई चांस मैंने इस क्लास में पूछ ही लिया है। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ अ गैस -50 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज -50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो what temperature the gas will be heated, to what temperature the gas should be heated so that the RMS speed is increased by को underline करें, RMS speed is increased by 3 times, RMS speed is increased by 3 times। इसमें एक्चुअली मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बाय बोला, बाय बोला, तो RMS स्पीड तो 3 गुना से बढ़ाना है। ये इतना आएगा, और ऐसे बच्चों को बहुत सारी जनता है जो इसमें, जिससे इसे गलत किया था, वो क्या आंसर ही नहीं आ रहा है। अच्छी बात ये थी कि 3 को लेकर करो तो आंसर नहीं है।
4 को लेकर करो तो आंसर आता है। तो आपको समझना है कि 3 से इसका मतलब करना है। कहता है सी न्यू इज सी ओल्ड प्लस 3 टाइम्स सी ओल्ड। ये बोला ना सी न्यू माइनस सी ओल्ड, यही ये 3 टाइम्स सी ओल्ड। तो सी न्यू इज एक्चुअली 4 सी, और सी का फॉर्मूला होता है रूट 3 आर टी बाई एम। तो टी न्यू इज रूट टी इज 4 अंडर रूट टी ओल्ड, ऐसा है। सी आर एस का फॉर्मूला रूट 3 आर टी बाई एम। बाय यहाँ आ गया, इस सवाल में बाय आ गया, इसलिए मेरी प्रॉब्लम खत्म हो गई। अगर ये कहता है कि टू व्हाट टेम्परेचर शुड बी हीटेड सो दैट सीआरएमएस इंक्रीजेस टू 3 टाइम्स, बढ़ के 3 गुना हो, या बोलता है इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 3, तो भी मैं यही लेता, बाय तो बोल रहा है, बाय अ फैक्टर बोल रहा है। अब फैक्टर और टाइम्स में भी इसका मतलब है, मेरे को ये बहुत क्लियर है नहीं, देखूंगा आज। तो अभी तो मुझे क्लियर है, स्पीड इज इंक्रीजिंग बाय 3 टाइम्स, बाय को बड़ा बड़ा लिख दीजिए। So it is the new speed is 4 times. The new speed is 4 times the original. ये नीट 23 का सवाल है। टू और बाय की चीजें तो हमें बड़ी क्लियर है, दैट इंक्रीजेस टू, दैट इंक्रीजेस बाय, दैट इंक्रीजेस बाय जब भी बोल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। Then that of B from the sun. Distance of A from the sun, ये तो लग तो आप ही देंगे, तो एक how many times greater बोल दिया उसने, तो हाँ वो करना ही पड़ेगा। आर ए माइनस आर बी कितने, आर बी के कितने गुना ज्यादा है, आर ए नहीं आर बी के कितना गुना ज्यादा, ये पूछ रहा है कि आर ए माइनस आर बी हाउ मेनी टाइम्स आर बी, ऐसा क्वेश्चन की लैंग्वेज है कि डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम सन इज हाउ मेनी टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ बी फ्रॉम। ये लैंग्वेज पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा भी, इस बारे में मैं और कोई रूल नहीं बना रहा। अभी यार मेरे ख्याल से इसलिए भी मेरा कहना है, ऐसे सवालों में कई बार शायद हिंदी आपको हिट करता है, इसकी हिंदी तो आप समझ जाओगे, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ सवालों में शायद हिंदी आपको हेल्प कर रहा है, हिंदी मीडियम ही करना चाहिए। कुछ लोग नहीं मानते, जिद चढ़ जाते हैं, अंग्रेज बस इन्हें ही छोड़ गए थे केवल, नहीं मानते, उनके पेरेंट्स नहीं मानते, उन्हें डर लगा रहता है कि सर अगर हिंदी ही खाली आया, इंग्लिश नहीं आया तो चादर फादर ने नहीं भरने थे। हिंदी भरना से ऐसी कुछ लैंग्वेजेस में, 2015 की बात है, ये भारत के जमाने की, कि ग्रैंड पेरेंट्स का कुछ आया था सवाल, इंग्लिश में लिखा था ग्रैंड पेरेंट, और हिंदी में क्लियर लिखा था नाना ना। तो मेटरनल ग्रैंड पेरेंट की पेटर्नल ग्रैंड पेरेंट, ये हिंदी वाले ने बहुत क्लियर, उसे वहां से देख के वो सही कर दिया था। कहीं भी वो सवाल ऐसे में तो फिर बोनस करना ही पड़ता है, और तब वो कर भी देते हैं। अभी बोनस के मामले में ज्यादा कमी हो चुकी है। हिंदी भरना ही चाहिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पेपर हिंदी मीडियम में भरिएगा, सभी रीजनल लैंग्वेजेस के साथ। इंग्लिश आता ही है, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि इंग्लिश वर्जन इज कंसिडर्ड टू बी करेक्ट। अगर ट्रांसलेशन मिस्टेक हुई तो वो इंग्लिश वर्जन को सही मानते हैं। हिंदी में आपको रफर के लिए भी पन्ने ज्यादा रहेंगे, कहीं भी रफर कर सकते हैं, काफी हेल्प मिलेगी हिंदी की। पेपर और अच्छा मोटा हो जाता है, देख के लगता है पढ़ गया है, बड़ा एग्जाम दे रहे हैं, वही मार्क सही आ जाएगा ना। चलो खैर, ये सब बातें हैं, और कुछ बताओ। तो मैंने यहाँ ये बताया कि अगर वो इंक्रीजेस टू बोलता है तो ये लिख वार्निंग लिख दीजिए, वार्निंग लिख दीजिए कि नोट केयरफुली whether the new values asked or the change values asked. The keywords are to and by.
कीवर्ड्स हैं टू एंड बाय। अगर बोलता है इंक्रीजेस टू तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, इंक्रीजेस बाय में प्रॉब्लम। और फिर से मेरा कहना है, अगर लिख लीजिए कि द क्वेश्चन सेज बाय अ फैक्टर ऑफ, बाय अ फैक्टर ऑफ, तो इंस्टेड, तो इवन देयर इज अ बाय अ फैक्टर ऑफ, even if even though there is a buy, but we have to calculate only ratio, direct ratio. If the question says times, how many times, then also we have to only calculate the ratio. Question says how many times, then also we have to only calculate the ratio. Factor बोले या times बोले एक ही बात, but अब और बड़ा बड़ा लिख दीजिए. What if the question says how many times greater? How many times greater? Then we have to take the difference. Change बताना. Then we have to calculate the change again. अली बोलता है कि ए इज हाउ मेनी टाइम्स बी, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अगर ये बोलता है इंक्रीजेस बाय हाउ मेनी टाइम्स, तो फिर दिक्कत है। इंक्रीजेस बाय फैक्टर में प्रॉब्लम है, फिर भी इंक्रीजेस बाय हाउ डैश टाइम्स मींस चेंज। मैं पहले इन सब में बहुत अच्छे से सोचता था, फिर मैंने धीरे धीरे कुछ रूल बना लिया और सोचना छोड़ दिया। तो ये हर बार ध्यान से आपको देखना ही पड़ेगा कि क्या करना है। मेरे ख्याल से ये रूल जो मैंने आपको लिखवाया शायद आपकी मदद कर जाए। सिंपल सवाल है, और माइनस करना है कि नहीं करना है तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। चेंजेस है, प्रॉब्लम नहीं है। इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर अगर बोल रहा है तो फिर माइनस नहीं करना। हाउ मेनी टाइम्स लेसर या हाउ मेनी टाइम्स ग्रेटर, खाली हाउ मेनी टाइम्स बोल रहा है तो नहीं करना है, पर हाउ मेनी टाइम्स ग्रेटर बोल रहा है तो करना है। और ऐसे साल भर आप सवाल सामने लाते रहिए और क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे जो मैंने लिखवाया है मेरे ख्याल से वो पर्याप्त है। और बस आज के लिए जय हिंद। कल थैंक यू क्या सर। करेंगे? बाय भाई अपूर्व। बाय सर, बाय।